नमस्कार। कभी सोचा है जब कोई एक लोकल सा ब्रांड ग्लोबल बनने का सपना देखता है तो उसके सामने चैलेंजेस कैसे आते हैं? आज हम इसी इंटरेस्टिंग जर्नी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक प्रोडक्ट है जो अपने शहर में तो सुपर हिट है, लेकिन क्या वही प्रोडक्ट बिल्कुल वैसी ही मार्केटिंग के साथ किसी दूसरे देश में भी चल जाएगा? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केटिंग की ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं ही क्यों। देखिए, एक है अपना घर, अपना मैदान, जहां सब कुछ पता है, और दूसरा बिल्कुल अनजान। और जब मैदान अलग तो नियम भी तो अलग होंगे, है ना? देखने में तो लगता है कि मार्केटिंग तो मार्केटिंग है, इसमें क्या अलग होगा। लेकिन जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होता है ना, खेल के सारे नियम ही बदल जाते हैं। भाषा, कल्चर, कानून, एक पूरी नई दुनिया सामने आ जाती है जो अपने देश में कभी एक्सपीरियंस नहीं होती। तो चलिए अब इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर इनमें फर्क है तो है क्या। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है रिस्क का। अपने देश में तो सब कुछ जाना पहचाना सा है, लेकिन जरा सोचिए, हर नए देश में नए कानून, अलग करेंसी, रिस्क फैक्टर कितना ज्यादा बढ़ जाता है ना? अच्छा, अब आते हैं कंपटीशन पर। डोमेस्टिक मार्केट यानी अपने देश का मार्केट एक छोटे से तालाब जैसा है, ठीक है, जहां गिने चुने कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट, वो तो एक पूरा समंदर है जहां दुनिया भर के बड़े बड़े प्लेयर से टक्कर लेनी पड़ती है। और शायद सबसे बड़ा चैलेंज, कल्चर। अपने देश के लोगों को समझना आसान होता है क्योंकि हम उन्हीं के बीच रहते हैं, लेकिन विदेश में वहां तो सब कुछ अलग है। भाषा, आदतें, लोगों की पसंद, और इन सबको समझने के लिए जो रिसर्च करनी पड़ती है वो न सिर्फ मुश्किल है बल्कि काफी महंगी भी। और सुनिए, ये फर्क सिर्फ रिस्क और कल्चर तक ही नहीं रुकता। करेंसी, लॉ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मतलब हर चीज में जमीन आसमान का फर्क है। इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल जाना कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी डिफरेंसेस के पीछे असली वजह क्या है। एक्चुअली एक ही चीज है जो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है, और वो वजह है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। ये बस उन सभी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का एक कॉम्बिनेशन है, एक खेल है जो तय करता है कि कोई कंपनी दूसरे देश में सक्सेसफुल होगी या नहीं। अच्छा, इसको आसानी से समझने के लिए ना इसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो कंपनी के अपने कंट्रोल में होती हैं। मतलब ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर कंपनी का पूरा कंट्रोल है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स, उसकी अपनी वीकनेसेस। जैसे कि मैनेजमेंट कितना एक्सपीरियंस्ड है, कंपनी के पास एक्सपेंशन के लिए पैसा है या नहीं, जो टीम है क्या वह अलग अलग कल्चर्स को समझती है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, क्या कंपनी इतना प्रोडक्शन कर सकती है कि ग्लोबल डिमांड पूरी हो सके। तो बात बिल्कुल साफ है, अगर कंपनी अंदर से मजबूत है तभी वो बाहर के चैलेंजेस का सामना कर पाएगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी वो चीजें जो कंपनी के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। ये वो एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, बस उनके हिसाब से अडैप्ट करना पड़ता है। इसमें क्या क्या आता है? उस देश की पॉलिटिक्स, वहाँ की इकोनॉमी, कल्चर, टेक्नोलॉजी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वहाँ के लॉज एंड रेगुलेशंस। और एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, अगर इन एक्सटर्नल फोर्सेस को अच्छे से नहीं समझा गया ना, तो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो देखिए, हमने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस को समझ लिया है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों को मिलाकर ग्लोबल सक्सेस का आखिर फॉर्मूला बनता क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ उसकी कैपेबिलिटी डिसाइड करती है, और जो बाहरी दुनिया है वो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, यानी मौके और खतरे पैदा करती है। तो इस पूरी चर्चा का रिजल्ट क्या है? इंटरनेशनल सक्सेस के बस दो पिलर्स हैं। पहला, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज को ठीक से पहचानो, और दूसरा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में छिपे मौकों और खतरों का एनालिसिस करो। बस यही बैलेंस जीत की गारंटी देता है। तो आखिर में सवाल यही आता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कोई भी बिजनेस उस ग्लोबल चैलेंज के लिए तैयार है? सोचने वाली बात है।